हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ ऑफ लेबर एंड बर्थ रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, वाई द फर्टिलाइज्ड ओवम स्टे इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर 3 डेज। फर्टिलाइज्ड ओवम फैलोपियन ट्यूब में 3 डेज तक क्यों रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? सो ये क्वेश्चन वीडियो में आएगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, and like and subscribe the channel before start the video. So first question है हमारा, a pregnant client tell the clinic nurse that she want to know the sex of her baby. pregnant client है, उसे अपने बेबी का जेंडर पता करना है. At this situation the nurse informed the client that she should be able to find out the sex at 16 weeks of gestation because of which factor. NCLX क्वेश्चन है ये, तो इसलिए थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं NCLX वाले. इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? द अपीयरेंस ऑफ फीटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द बिगनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन द फीटल ग्रोइंग. नेक्स्ट 3 इज द फीटल टेस्टिस आर डिस्टेंडेड इनटू द स्क्रोटल सैक. नंबर 4, द इंटरनल डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल बिकम अपरेंट. तो जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको बताती है कि आप इसका जेंडर 16 वीक्स में पता कर सकते हैं. तो 16 वीक में पता क्यों कर सकते हैं? व्हाट इज़ दिस रीज़न? वही हमें इन ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है. सो इसमें राइट आंसर इज़ 1. द अपीयरेंस ऑफ आंसर इज़ 1. व्हाट इज़ द रैशनल behind between weeks 16 and 20 the external genitalia of fetus have developed to such a degree that the gender of fetus can be determined visually. 16 वीक में बेबी का जो जेंडर है डिफ्रेंशिएट हो जाता है, उसको विजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया अकर एट द एंड ऑफ 9 months. टेस्टिस बिगिन टू डिस्टेंडेड into the scrotal sac at the end of 38 week. फीटल तो बिल्कुल जो टेस्टिस है बिल्कुल लास्ट में 38 वीक्स में डिस्टेंडेड होती है. द इंटरनल डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल अकर एट द एंड ऑफ 7th वीक. 7th वीक के बाद मेल या फीमेल है इसका पता कर सकते हैं. लेकिन जो प्रॉपर डिफरेंशिएशन है वो 16 वीक में होता है, और वो सिर्फ मतलब अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, देखने से ही पता चल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फीटल हार्ट रेट FHR इज 174 beats per minute. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? आपने फीटल हार्ट मेज़र किया, दैट इज़ 174. सो इस वाली रेंज में आपका एक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट इज़ द प्रायोरिटी एक्शन? ऑप्शंस आर डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग. Option 2, check the mother heart rate also. Option 3, notify the obstetrician. और इस डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. Option 4, tell the client that the fetal heart is normal. So here is right answer is answer 3, inform the doctor, obstetrician. What is the rationale? बिकॉज जो हमने मेज़र किया दैट हार्ट बीट इज़ 174, बट इसमें नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए फीटस का? द फीटल हार्ट रेट डिपेंड ऑन द जेस्टेशनल एज एंड रेंज फ्रॉम 160 to 170 बीट्स पर मिनट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अगर माँ का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो 160 to 170 बीट्स इट्स नॉर्मल रेंज, बट इट्स स्लो विथ फीटल ग्रोथ. जैसे जैसे फीटल ग्रोथ होती है इट स्लोज डाउन 110 to 160 बीट्स पर मिनट. इफ़ द फीटल हार्ट रेट इज़ लेस देन 110 एंड मोर देन 160 पर मिनट विद द यूट्रस एट रेस्ट में अगर 110 से कम है या 160 से ज़्यादा है, देन फीटल में बी इन डिस्ट्रेस. तो उस कंडीशन में फीटल डिस्ट्रेस कैन बी अकर. Because the fetal heart rate is increased from the reference range, the nurse should notify the doctor. अगर 170 आपने फीटल हार्ट रेट मेज़र कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ रिस्क फॉर द फीटस, तो आपको जल्दी से डॉक्टर को बताना है.
Next question is, why the fertilized ovum stay in the fallopian tube for 3 days? What is the best response here? अगर आपसे कुछ पूछते हैं, आपसे कोई पूछता है या एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो what is the best response? Number 1, it promote the fertilized ovum chance of survival. इससे जो fertilized ovum के survival के chance बढ़ जाते हैं. Is it? Number 2, it promote the fertilized ovum exposure to estrogen and progesterone. इसमें जो फर्टिलाइज्ड ओवम हो गया उसको और ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का. या फिर ऑप्शन 3, इट प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ यूट्रस. या फिर फर्टिलाइज्ड ओवम को टॉप पोर्शन ऑफ यूट्रस में इम्प्लांट होना है, इसलिए वो 3 डेज तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है. या फिर ऑप्शन 4, it promote the fertilized ovum exposure to LH hormone and follicle stimulating hormone FSH. या उस fertilized ovum को LH या FSH हार्मोन का एक्सपोजर चाहिए होता है इसलिए. So here is right answer number 3. It promote the fertilized ovum. Answer 3 is the right answer. It promote the fertilized ovum normal implantation in the top portion of uterus. फर्टिलाइज्ड ओवम 3 डेज तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज उसको टॉप ऑफ द यूट्रस पे इम्प्लांट होना है. दैट इज़ अ नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट. अगर वो नीचे कहीं होता है तो प्लेजेंटा प्रीविया के चांसेस हो जाते हैं या नॉर्मल प्रेजेंटेशन के चांसेस हो जाते हैं. तो इसलिए फर्टिलाइज्ड ओवम, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है, हम रैशनल अगर पढ़ेंगे, The tubal isthmus remain contracted until 3 days after conception. जो ट्यूबल isthmus है, फैलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है 3 दिन तक जब आफ्टर कंसेप्शन, टू अलाउ द फर्टिलाइज्ड ओवम टू डेवलप विद इन द ट्यूब. 3 डेज तक कॉन्ट्रैक्टेड रहता है ताकि फर्टिलाइज्ड ओवम उसके अंदर ही सर्वाइव करे. This initial growth of fertilized ovum promote its normal implantation in fundal portion of the uterine corpus. As that is the reason कि contracted रहता है ताकि वो टॉप लेयर पे इम्प्लांट करे. बाकी के जो ऑप्शन के क्या रेशनल है यहाँ पे, एस्ट्रोजन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय द ओवेरियन फॉलिकल, corpus luteum, adrenal cortex and placenta during pregnancy. So these are not related so much. हमें दी इतना ही इसमें क्वेश्चन में कि जो ट्यूबल isthmus है कंट्रैक्टेड रहता है और जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको टॉप लेयर ऑफ यूट्रस पे इम्प्लांट नॉर्मली होना चाहिए, इसलिए वो 3 डेज तक फैलोपियन ट्यूब में सर्वाइव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स शुड मेक विच स्टेटमेंट टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड टू हैव गायनिकॉइड पेल्विस. अगर नर्स को लगता है कि पेशेंट का गायनिकॉइड पेल्विस है एट उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह में पढ़ के या एग्जामिन करके, तो व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट हियर. ऑप्शन आर, योर पेल्विस इज़ ए नैरो प्यूबिक आर्क. ऑप्शन 2, पेल्विस इज़ मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ. ऑप्शन 3, पेल्विस इज़ वाइड बट इज़ शॉर्ट डायमीटर. Option 4, you need cesarean section because this type of pelvis is not favorable for normal delivery, vaginal delivery. So इसमें because it's an NCLX question, थोड़ा सा आपको रीजनिंग करना होता है. ऐसे वाले क्वेश्चंस में घुमा देते हैं. इसमें सिंपल क्या पूछा है, आपने एग्जामिन किया और गायनिकॉइड पेल्विस है पेशेंट का, तो व्हाट इज़ योर एक्शन, व्हाट इज़ यू आर गोइंग टू टेल द पेशेंट. आंसर 2, your type of pelvis is most favorable for labor and birth. Means gynecoid pelvis is a normal kind of pelvis which can favorable for labor and birth. और इसमें rational क्या है, a gynecoid pelvis is normal female pelvis and is the most favorable for successful labor and birth. ठीक है, this is a question, this is the answer for our question. Next क्या है, 4 टाइप के pelvis होते हैं. One is gynecoid, that is normal. Second one is android pelvis. Android pelvis resembling a male pelvis. Male pelvis से resemble करता है android pelvis. Would be unfavorable for labor because of narrow pelvic plane. Next one is anthropoid. Anthropoid pelvis होता है that has outlet adequate with a normal or moderately narrow pubic.
एक होता है प्लेटीपेलॉइड पेल्विस, फ्लैट पेल्विस जिसको बोलते हैं, हैज़ ए वाइड ट्रांसफर डायमीटर बट द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज शॉर्ट मेकिंग द आउटलेट इनएडिक्वेट. So this is the example image. Gynecoid, this is normal female pelvis. Platyploid, इसमें क्या है, ट्रांसवर्स डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम होता है. नेक्स्ट इज एंड्रॉयड. एंड्रॉयड हमने पढ़ा था, इट्स ए मेल टाइप ऑफ पेल्विस. एंड नेक्स्ट इज एंथ्रोपॉइड. एंथ्रोपॉइड साइज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एज कम्पेयर टू ट्रांसफर डायमीटर बड़ा होता है. सो आपको कितना, बस इतना देखना है कि गायनोकॉइड इज ए नॉर्मल पेल्विस विच इज़ फेवरेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी. Next question is, which question by the nurse should determine whether this method of family planning would be most appropriate? Which question by the nurse should determine, कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए if you are counseling a mother, a couple for the family planning? Number 1, have you ever had surgery? Number 2, do you plan to have any other children? Number 3, do either you have diabetes mellitus? Number 4, do either you are problem with high blood pressure? So इसमें नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, बिकॉज बाकी वाले तो सब अनरिलेटेड क्वेश्चन है. इफ़ यू आर काउंसलिंग फॉर द फैमिली प्लानिंग मेथड, तो नंबर 2 इज़ द राइट आंसर. सबसे पहले आपको यही पूछना होगा, डू यू हैव प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रन. सो हियर इज़ रैशनल. Sterilization is a method of contraception for couple who have completed their family. तो क्वेश्चन पूछते ही पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फैमिली. अगर फैमिली कंप्लीट है देन यू कैन काउंसिल फॉर स्टेरिलाइजेशन. It should be considered a permanent end to fertility because reversal surgery is not always successful. And the nurse would ask the couple about their plan for having children in future. Option 1, 2 and 1, 3 and 4 are unrelated. सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.